Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है सभी का अचीवर्स के चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपके सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 17 दिसंबर का करंट अफेयर्स आप लोग को भी लेकर मैं उपलब्ध हुआ हूँ। ठीक है, तो दोस्तों बस आप लोग को वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर, कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पे टाइप कर दे। उससे क्या होगा, जो भी हमारा स्टार्ट अपलोड होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है 1971 के भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वर्णिम विजय मशाल की घोषणा किसके द्वारा किया गया? हु अनाउंस द गोल्डन विक्ट्री टॉर्च ऑन द ओकेजन ऑफ 15th एनिवर्सरी ऑफ द 1970 इंडो पाक वॉर? तो ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1971 के भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वर्णिम विजय मशाल की घोषणा किया गया है। पीएम मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ के जश्न शुरू करने के लिए स्वर्णिम विजय मशाल पर रोशनी डाली, जिस कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जो बांग्लादेश निर्माण हुआ था ना, बस 1971 के भारत पाक युद्ध के कारण ही आपका बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वर्णिम विजय मशाल की घोषणा किया गया। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1959 में प्रतिष्ठित उपाधि हिंद केसरी जीतने वाले किस प्रसिद्ध पहलवान का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? विच फेमस रेसलर who won the prestigious title हिंद केसरी in 1959 died at age of 86? इनका नाम श्रीपति खान चन्नले है। क्या है? श्रीपति खान चन्नले, जो कि ये मतलब हिंद केसरी इन्हें उपाधि मिला था और ये 1959 में प्रतिष्ठित उपाधि इन्हें मिला था। ठीक है, और ये आपके प्रसिद्ध पहलवान थे जिनका 86 वर्ष के उम्र में इनका निधन हुआ। ये हिंद केसरी जो है ना, वो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ठीक है, और ये आपके जो कुश्ती होता है ना, उसका जो पहलवानी होता है उसका सबसे बड़ा उपाधि है, सबसे मतलब अलग लेवल का ये अवार्ड है। ठीक है, तो 1959 में प्रतिष्ठित उपाधि हिंद केसरी जीतने वाले प्रसिद्ध पहलवान श्रीपति खान चलने का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 14 दिसंबर 2020 को कोल्हापुर महाराष्ट्र के एक निजी अस्पताल में इनका निधन हो गया। श्रीपति खान कले पुत्र रोहित के अनुसार विख्यात पहलवान के निधन कारण उनका बुढ़ापा था, इनका वृद्ध होने के कारण इनका निधन हुआ था। खान चन्ले भी शिव छत्रपति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे, जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये जो है वो छत्रपति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। ठीक है, खान चन्ले ने साल 1959 में नई दिल्ली में रुस्तम पंजाब बट्टा सिंह को हराकर हिंद केसरी खिताब जीता था। ठीक है, ये रुस्तम पंजाब बट्टा सिंह को हराकर हिंद केसरी का खिताब इन्होंने जीता था, जो कि भारतीय कुश्ती में इस खिताब का बेहद प्रतिष्ठित माना जाता है। ठीक है, तो ये है खान चन्ने जी। ठीक है, तो इनका 86 वर्ष के उम्र में निधन हुआ, श्रीपति खान चन्ले। तो ये हमारा आज का दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में मानव विकास रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत मानव विकास सूचकांक में कितने स्थान पर है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिसेंटली रिलीज्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, हाउ मच इंडिया रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, ये जो रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया था, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। ठीक है, तो भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 131 है। भारत का स्थान 131वां है, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट, और उसमें भारत का स्थान भारत का जो स्थान है मानव विकास सूचकांक में 131वां है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में मानव विकास रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में, इसमें टोटल कंट्रीज 189 है, 189 है, उसमें भारत का स्थान 131 है। और भारत का मानव विकास सूचकांक 0.640 था। 2019 में भारत का स्थान 130वां स्थान पर रहा। अब इसे एक स्थान नीचे खिसक गया है। पहले जो 2019 का जो रिपोर्ट था उसमें भारत का प्लेस 130वां था, अभी 131वां हो गया। तो ये हमारा आज का तीसरा प्रश्न था। ये जो क्वेश्चन है ना,
वो आपके आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा, कि भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो मानव विकास सूचकांक होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट जो होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है और उसमें भारत का स्थान 131वां है। इसके पहले 130 था, एक खिसक कर नीचे आ गया है, तो अभी 131वां है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI मान लो और अपने दिमाग के एक कोने में कहीं बैठा लो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल हमें याद होना चाहिए, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम बिल्कुल सही करें। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में YSR मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा हाल ही में YSR मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की गई। इस योजना के थ्रू किसानों को 9.48 लाख के फसल बीमा के रूप में 1252 यानी 1252 करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा किए गए हैं। ये जो योजना है ना, उसके थ्रू 9.48 लाख फसल बीमा के रूप में 1252 करोड़ रुपए का बैंक खातों में जमा किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश में योजना का शुरुआत किया गया है, YSR मुफ्त फसल बीमा योजना। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश में किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम एक बार देख लेते हैं, ताकि अगर जो एग्जाम में कभी आए स्टैटिक्स से तो हम बिल्कुल सही करें। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में स्टेट के रूप में। ठीक है, कैपिटल इसका 3 है। ऐसे जो मेन कैपिटल है वो आपको अमरावती है। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, लेकिन ऐसे 3 कैपिटल होता है, एजुकेटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल और जुडिशियल कैपिटल। एजुकेटिव में आपका एजुकेशन का काम हुआ, मतलब एजुकेटिव का में जो भी एजुकेटिव से रिलेटेड हुआ वो काम हुआ, लेजिस्लेटिव में लेजिस्लेटिव का काम हुआ और जुडिशियल में मतलब जुडिशरी का काम हुआ। ठीक है, तो जो एजुकेटिव कैपिटल है उसका विशाखापट्टनम है, अमरावती उसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कुरनूल जो है वो इसका जुडिशियल कैपिटल है। तो 3 कैपिटल हो गया, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल। यहाँ के गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन, चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी और विधानसभा में 175 सीट है, विधान परिषद में 58 सीट है और राज्यसभा में 11 सीट है, लोकसभा में 25 है और एरिया बाय कितना है 7, प्रोपोर्शनल रैंकिंग 10 है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो देख लीजिए। तो पापीकोटा नेशनल पार्क हो गया, श्री बंकेश्वर पार्क हो गया और राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, पापीकोटा, बंकेश्वरा पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। अब देखते हैं कि जो आपका आंध्र प्रदेश है वो भारत के किस अन्य राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। ये आंध्र प्रदेश का मैप है, इधर उड़ीसा से हो रहा है, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से और तमिलनाडु से। तो ये कुछ राज्य है जिससे आंध्र प्रदेश का बाउंड्री शेयर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तेलंगाना सरकार ने हाल ही में तेलंगाना के किस परियोजना को महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य परियोजना के रूप में घोषित किया है। द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड विच प्रोजेक्ट टू तेलंगाना एज एन इंपॉर्टेंट पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है फाइबर ग्रिड परियोजना। क्या नाम है? फाइबर ग्रिड परियोजना, जो कि तेलंगाना सरकार के द्वारा हाल ही में तेलंगाना के महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य के परियोजना के रूप में घोषित किया है। क्या नाम है? फाइबर ग्रिड परियोजना। इसके साथ यह परियोजना ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने से पहले संबंधित सभी अधिकारियों को केवल 5 दिन पहले पूर्व सूचना देगी। तो ये फाइबर ग्रिड परियोजना है जिसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य परियोजना के रूप में घोषित किया गया है। तो ये हमारा आज का 5वां प्रश्न था, जो कि तेलंगाना सरकार द्वारा ये घोषित किया गया, ये मतलब परियोजना लाया गया, फाइबर ग्रिड परियोजना। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मैरीटाइम थिएटर कमांड MTC कब लॉन्च किया जाएगा? व्हेन विल इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम थिएटर कमांड बी लॉन्च्ड? ये 2021 में भारत का पहला मैरीटाइम थिएटर कमांड MTC लॉन्च किया जाएगा। MTC 7516 यानी 7516 किलोमीटर लंबी समुद्र तट पूरे हिंद महासागर क्षेत्र और 1382 यानी 1382 द्वीपों की देखभाल करेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के लगातार बढ़ते नौसैनिक फुटप्रिंट का मुकाबला करना महत्वपूर्ण है। जो मैरीटाइम थिएटर कमांड है ना, वो 2021 में लॉन्च किया जाएगा और इसका काम है कि जो समुद्री एरिया है, जो लंबी समुद्री तट है, जो 7516 किलोमीटर है, ये जो है वहाँ पे लगभग 1382 द्वीप है, उसका देखभाल करना ये MTC यानी मैरीटाइम थिएटर कमांड का काम रहेगा, जो कि 2021 में लॉन्च किया जाएगा। और ये चीन को जो चीन का जो आपका घुसपैठिया हो रहा है ना, उसको बिल्कुल इसका देख रेख करने का काम इसका रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा 6वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती पोत ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम का शुभारंभ किया। ये जो शिपयार्ड जो है वो कहाँ के शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये 5वें और अंतिम गश्ती पोत ICGS यानी इंडियन कोस्ट शिपयार्ड सक्षम का शुभारंभ किया गया। तो ये गोवा के शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा हाल ही में 5वीं और अंतिम अपतटीय गश्ती पोत ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम का शुभारंभ किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में 5वीं और अंतिम अपतटीय गश्ती पोत ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम का शुभारंभ किया। यह अक्टूबर 2021 तक चालू होना है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के बारे में, ये पेट्रोल वेसल्स 30 MS गन से लैस है, उनका वजन 2350 टन है। ठीक है, अब ये जो गोवा के शिपयार्ड में ही है। ठीक है, तो गोवा में जो भी फैक्ट्स वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया पणजी और इसका जो लायन सिटी है वो वास्को डिगामा हुआ है। ठीक है, आप लोग सबको पता नहीं होगा, जो गोवा का लायन सिटी है वो वास्को डिगामा है। गवर्नर सतपाल मलिक है और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। विधानसभा में 40 सीट है और एरिया वाइज कितना है 28। पॉपुलेशन वाइज इसका 26 है और लोकसभा में कुल 2 सीट है और राज्यसभा में 1 सीट है। अब ये देखिए कि गोवा जो है वो भारत के किस किस राज्य को बाउंड्री टच कर रहा है। भारत ये किस किस राज्य के बाउंड्री टच करता है, तो ये गोवा का मैप है। आप लोगों को स्पष्ट रूप से गोवा आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना गोवा। पढ़ाई करने का अगर जो आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो तो इसको पढ़ते हो ना, तो मैप के थ्रू पढ़ा करो, आपको सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। अगर आप कोई फोटो के साथ पढ़ते हो ना, अगर किसी इंसान को आप कहीं देख लिए तो हमेशा के लिए वो याद होता है, वो आपके दिमाग में दिल में ये इमेज बना रहता है कि अच्छा ये इंसान वो है। तो इसी तरीके से अगर पढ़ाई भी आप फोटो के थ्रू करोगे, मैप के थ्रू करोगे, वो चीज़ें सारी आपके दिमागों में छप जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है वो गोवा का मैप है, यानी यहाँ पे गोवा एग्जिस्ट है। अब ये बॉन्डिंग किससे किससे शेयर करता है, तो महाराष्ट्र करता है और कर्नाटका से करता है। तो ये 2 राज्य है महाराष्ट्र और कर्नाटका जिससे गोवा बाउंड्री टच करता है। तो पढ़ाई करने का जो सोर्स होना चाहिए ना, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, ताकि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो तो आप स्मार्ट बन सको। ठीक है, तो बस एटलस के थ्रू पढ़ाई कीजिए। जो भी आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा, इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, वो मैप के थ्रू पढ़िए, काफ़ी मज़ा आएगा और हमेशा के लिए आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में 200 अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक का उद्घाटन किया? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इनोग्रेटेड 2000 अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक इन तमिलनाडु? तो ये क्वेश्चन अगर जो आप आया था ना, देखिए यहाँ पे आंसर भी दे दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में 2000 अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पे आंसर भी है, यहाँ पे होता है किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2000 अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा आपका 2000 अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। जैसे अम्मा मिनी हो गया ना, अम्मा AMMA, अम्मा किसको बोलते थे? आप मुझे ये बताइए अम्मा किनको बोलते थे? तो अम्मा का नाम आ गया तो वो इंपॉर्टेंट हो गया कि इसी तमिलनाडु से है, सबको पता होगा। तो अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक कहाँ बनने वाला है? तो तमिलनाडु में बनने वाला है। तमिलनाडु राज्य देश में 4थे सबसे अधिक प्रभावित है, जिसमें कोविड-19 से संक्रमित 8 लाख से अधिक लोग हैं। आप लोग ये बताइए, तो 4थे नंबर पे है ना, पहले स्थान पे भारत का कौन सा राज्य है जो कि कोविड-19 में सबसे ऊपर है? ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊपर वहाँ के लोग प्रभावित हैं, उस आपका स्टेट का नाम बताना है, कमेंट करना है। और अम्मा से किनको पुकारते थे ये भी नाम आपको बताना है, और ये अम्मा का कब देहांत हुआ इनके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताने हैं। तो ये तमिलनाडु में आपका अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक का उद्घाटन किया जा रहा है। तो इसके बारे में जो भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए तमिलनाडु के बारे में। कैपिटल हो गया चेन्नई और डिस्ट्रिक्ट 38 है। गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित है और चीफ मिनिस्टर इडापड्डी के पलानीस्वामी है। इंडिया में 234 सीट है और लोकसभा में 39 सीट है। राज्यसभा में 18 है और एरिया वाइज कितना है 10th है, और पर्सन कितना है 6 है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। गुंडीडिया नेशनल पार्क हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा गांधी यानी अन्नामलाई नेशनल पार्क हो गया, मुदुमलाई नेशनल पार्क हो गया और मुखूर्ती नेशनल पार्क हो गया। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क को एक अन्य नाम से आता है जिसका नाम अनामलाई है। तो अनामलाई, मुदुमलाई, मुखूर्ती, गल्फ मन्नार मरीन और गुंडीडिया नेशनल पार्क, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अनामलाई और मुदुमलाई है। ठीक है, बाकी सारा आप याद कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट सारे हो सकते हैं,
पर जो दो है जो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, मुदुमलाई और अन्नामलाई, ठीक है। अब ये देखते हैं कि जो आपका तमिलनाडु है वो भारत के किस किस अन्य राज्य से बाउंड्री टच करता है। तो आपको मैप में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। इस क्षेत्र में आपका तमिलनाडु है, केरला से कर रहा है, कर्नाटका से और आंध्र प्रदेश से कर रहा है। तो ये तीन राज्य से इसका बाउंड्री टच होता है, ठीक है। अब एक मैरीटाइम बाउंड्री टच होता है, मैरीटाइम बाउंड्री टच होता है एक देश है जिसका नाम श्रीलंका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हैज अपॉइंटेड जस्टिस हिमा कोहली एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट। तेलंगाना के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है हिमा कोहली जी को, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम मेथड के द्वारा ये आपके हिमा कोहली को हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान का उत्तराखंड हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और वे जून 2019 से इस पद पे मतलब थे, ठीक है। पहले थे राघवेंद्र सिंह चौहान जो कि उन्हें उत्तराखंड हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया। ये 2019 से इस पद पे संभाले हुए थे, कहाँ, आपके तेलंगाना में। अब नए बने कौन है, हिमा कोहली, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब तेलंगाना के ये आपके चीफ जस्टिस बने हैं, तो तेलंगाना में जो भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए। आपके गवर्नर है तमिलिसई सुंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। विधानसभा में 119 प्लस 40 सीट और लोकसभा में 17 सीट है, ठीक है। राज्यसभा में 7 सीट है और एरिया रैंकिंग कितना है, 11th। पश्चिम रैंकिंग इसका 12th है। अब तेलंगाना जो है वो किस किस राज्य से बाउंड्री टच करता है वो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो ये जो है वो आपको एक HD क्वालिटी का फोटो है, यहाँ पे HD क्वालिटी का मैप है, आप उसे बिल्कुल अच्छा तरीके से देख सकते हो। ये तेलंगाना है। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटका और एक आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में बोल चुका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो ये कुछ राज्य है जिससे तेलंगाना का बाउंड्री टच होता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच न्यू इंडिजिनियस बोट हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कोस्ट गार्ड फ्लीट। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नए स्वदेशी नौका को शामिल किया गया। इस नौका का नाम है इंटरसेप्टर 454। ये इंटरसेप्टर बुलेट नहीं है, ये इंटरसेप्टर C-454 है, जो कि एक नौका है। ये स्वदेशी नौका है जो कि भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में इसे शामिल किया गया, ठीक है। सूरत के हजीरा स्थित L&T कंपनी द्वारा बनाई गई अंतिम C-454 इंटरसेप्टर बोट को भारतीय तटरक्षक दल कोस्ट गार्ड में शामिल कर जखौ बंदरगाह पर तैनात किया गया। कहाँ किया गया, जखौ बंदरगाह। और इस नौका का क्या नाम है, इंटरसेप्टर C-454, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को बाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। विच MP एंड एक्टर हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड बाई कैटेगरी सिक्योरिटी टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये है 2.5 किलो का हार सनी देओल। सनी देओल जी को, ये सनी देओल जो है वो सांसद, पहले तो अभिनेता है, बाद में वो सांसद बने हैं, जिन्हें बाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। सनी देओल की ये सुरक्षा उनकी जान के खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई है। वायु श्रेणी की सुरक्षा के तहत उनके साथ 11 जवान और 2 PSO रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है इन्हें बाई कैटेगरी का मतलब सुरक्षा प्रदान किया गया। किन्हें किया गया, सनी देओल जी के। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा मैजिक मतलब आपको लोग को मूड को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था कि 2.5 किलो का हाथ जो है उन्हें भी आपको बाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पड़ गई है। सोच लीजिए, तो आप हम क्या हैं, बस तो अपना आपको वैसे इतने डेवलप करो, इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी चीज़ को फेस कर सको, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रिसेंटली इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हैज लॉन्च विच मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड डिजिटल फैसिलिटी टू कस्टमर। इसका नाम है डाक पे। क्या नाम है, डाक पे जो है वो हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों को डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया। क्या नाम है, डाक पे, ठीक है। अब देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, MD एंड CEO जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, उनका नाम जे वेंकट रामू है। क्या नाम है, जे वेंकट रामू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB
was incorporated as payment banking company under the section 22(1) of Banking Regulation Act 1949. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, यानी हेडक्वार्टर्स जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसके सीईओ कौन है? जे वेंकट रामू है, ठीक है। तो ये जो है वो डाक पे नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों के लिए। ये डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 16 दिसंबर को अपना 29वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? विच कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स 29th इंडिपेंडेंस डे ऑन 16 दिसंबर? कजाकिस्तान के द्वारा 16 दिसंबर को अपना 29वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। 29th स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया गया किसके द्वारा? कजाकिस्तान के द्वारा मनाया गया है, ठीक है। अब फैक्ट देख लीजिए। 16 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से कजाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली। यह सोवियत गणराज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अंतिम देश था। कजाकिस्तान 2021 में अपना पहला वैधानिक विधायी चुनाव आयोजित करेगा। कजाकिस्तान का आप देख लीजिए कि आपका जोग्राफिकल जो मैप है, मतलब जोग्राफिकल कंडीशन में ये कहाँ है, तो यह मध्य एशिया में स्थित है, यानी ये एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है, और वो भी मध्य एशिया में पड़ता है, ठीक है। यह रूस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अरल सागर, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी नूर सुल्तान है और तांगे कजाकिस्तान मुद्रा है, ठीक है। आप ये बताइए, इसका जो नूर सुल्तान जो है वो रिसेंटली से कैपिटल बना है। इसके पहले कजाकिस्तान का कैपिटल क्या था? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। मैं जितने सारे प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका आंसर आप लोगों को सारे कमेंट में देना है। बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, बहुत लोगों के द्वारा आंसर दिया जा रहा है, बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग आंसर देते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है जब आप लोग आंसर दे रहे हैं ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है। बस इसी तरीके से आप लोग देते रहिए आंसर, मुझे तो बहुत अच्छा मैम दिल गार्डन होता है भाई, ठीक है। कसीम जोमार्ट टोक्याब वर्तमान राष्ट्रपति हैं। यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है। ये इंपॉर्टेंट है, यह जो है मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है। लेकिन ये कसीम जोमार्ट टोक्याब वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर मैं रेड पेन चला देता हूँ, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो आपका किस किस देश से बॉन्ड टच करता है वो इंपॉर्टेंट है, और ये जो है कैपिटल से कहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मुद्रा क्या है। ये सब चीज़ें हुई आपके कजाकिस्तान के बारे में। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 15 दिनों तक चलने वाला लोसार त्योहार मना रहा है? विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज सेलिब्रेटिंग 15 days लॉन्ग लोसार फेस्टिवल रिसेंटली? लद्दाख के द्वारा हाल ही में 15 दिन तक चलने वाले लोसार त्यौहार मनाया जा रहा है। मतलब ये त्यौहार जो है वो 15 दिन तक चलता है। क्या नाम है? लोसार त्यौहार, जो कि लद्दाख में मनाया जा रहा है। अब ये लोसार त्यौहार है क्या, उसके बारे में जानिए। इसे लद्दाखी या तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जो नए वर्ष आता है ना, तो ये लद्दाख में या तिब्बती नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसे तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। यह लद्दाख के सबसे प्रमुख त्यौहार में से एक है। लद्दाख जो यूटी है ना, वहाँ के सबसे मतलब प्रमुख त्यौहार में से, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में से एक है, ठीक है। यह अच्छाई और बुराई के बीच एक संघर्ष को चित्रित करने के लिए मनाया जाता है। मिथो समारोह इस त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह 15 दिसंबर से शुरू हुआ है और अगले 15 दिनों तक ये जारी रहेगा। यानी आपके 15 से शुरू हुआ है, 30-31 तक ये होगा। और इससे क्या होता है कि नया साल का शुरुआत होता है। तो ये जो है वो लद्दाखी या तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो था, इसका नाम था लोसार त्यौहार। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, समझे। यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, उसमें जो आपका 15 क्वेश्चन कहा जाए, उसमें से 10 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। आपके एग्जाम में वो आएगा ही। तो ये लोसार त्यौहार है वो 15 दिन तक चलने वाला आपका ये त्यौहार है, जो कि लद्दाख में मनाया जा रहा है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए भुवनेश्वर के अलावा दूसरे वेन्यू के रूप में किस शहर को चुना गया है? अपार्ट फ्रॉम भुवनेश्वर, विच सिटी हैज बीन चूजन एज द सेकंड वेन्यू फॉर FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? तो ये रुड़की में ये एक और, जिसे भुवनेश्वर चुना गया है। तो भुवनेश्वर के साथ में एक रुड़की भी रहेगा, जिसे आपके FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए ये वेन्यू के रूप में शहर चुना गया, भुवनेश्वर और रुड़की, ठीक है। अब देखिए, मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोग सारे लोगों को द्वारा
काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर दिया गया। फिर मैं छाटा किनका आंसर सबसे अच्छा है और कौन जो है वो सारे प्रश्न का आंसर दिए हैं। मुझे छाटने के बाद इनका नाम मिला है। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओला भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर फैक्ट्री स्थापित करेगा? एंड विच इंडिया स्टेट विल ओला एस्टेब्लिश द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूटर फैक्ट्री? तो ये तमिलनाडु में ओला के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर फैक्ट्री स्थापित करेगा। और इस प्रश्न का आंसर, और मैं जो प्रश्न पूछा था सारे प्रश्न का आंसर जगराती राठौर जी के द्वारा, माफ़ कीजिएगा तो मैं नाम खराब से पढ़ रहा हूँ तो बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, जगराती राठौर के द्वारा काफ़ी खूबसूरती से आंसर दिया गया। बस इसी तरीके से आप आंसर हर दिन करते रहिए। भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे और आप हमेशा खुश रहो, ठीक है। तो ये जगराती राठौर जी हैं। देखिए, सबसे पहले जो आंसर जो था वो इन्होंने लिखा कि ये आंसर था, ठीक है। उसके बाद से नीति आयोग के बारे में इनके द्वारा लिखा गया। मैं पूछा था कि नीति आयोग के बारे में आपको सब कुछ लिखना है। सबसे पहले नीति आयोग का मतलब क्या होता है, मतलब फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया था। अब ये जो नीति आयोग था वो किसको रिप्लेस किया था? तो ये जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। चेयरमैन कौन है ये देख लीजिए, वाइस चेयरमैन कौन है ये भी देख लीजिए, ठीक है। उसके था कि इंडियाज रैंकिंग था जो ब्लूमबर्ग न्यू फाइनेंस 2020 रैंकिंग था वो सेकेंड रैंक था। और ये जो ब्लूमबर्ग प्राइवेट लिमिटेड हो जाता है वो क्या था, इसका मैं पूछा था। तो ब्लूमबर्ग इज अ प्राइवेट कंपनी फंड बाय मिकल ब्लूमिंग इन 1981। तो ये सारे प्रश्नों का आंसर इनके द्वारा काफ़ी खूबसूरती से दिया गया। बस आप लोग भी दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपका भी नाम कल मैं पुकारूँ, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं। प्रश्न है, विच मूवी हैज रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एट 14th एशियन फिल्म अवार्ड? Which movie has received the award for the best original score at 14th Asian Film Award? ऑप्शन ए छिछोरे, ऑप्शन बी गली बॉय, ऑप्शन सी तानाजी और ऑप्शन डी पैरासाइट, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। और मैं जो प्रश्न पूछा हूँ वो सारे प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं, ठीक है।